वेलकम टू ITI स्टडी चैनल। ITI स्टडी चैनल में मैंने आपको ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के टॉपिक DC जनरेटर के बारे में बताया था, जिसके 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। उसमें DC जनरेटर की डेफिनेशन, उसका सिद्धांत तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उसके साथ साथ मैंने आपको DC जनरेटर के भागों के नाम के बारे में बताया था और DC जनरेटर के नाम बताए। उसके साथ मैंने कुछ DC जनरेटर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको समझाया था, और लैप और वेव वाइंडिंग्स क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है और इनको कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो आज की क्लास में DC जनरेटर्स के जो बचे हुए भाग हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज DC जनरेटर का पार्ट्स है कम्यूटेटर अपन पढ़ेंगे। तो कम्यूटेटर यह एक वृत्ताकार आकार में होता है जो हार्ड ड्रॉन की तांबे की पत्तियों से बना होता है, और ये जो पत्तियां होगी इन पत्तियों के बीच में क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है जहाँ पर अब्रक भरा जाता है। अब्रक को अपन इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो इन पत्तियों के बीच में क्या भरा जाता है, अब्रक को भरा जाता है। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको DC में बदलना और बाह्य परिपथ को प्रदान करना। यानी चाहे जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, हमेशा उत्पन्न AC ही होता है। इसमें कम्यूटेटर के द्वारा उसको आउटपुट के रूप में AC को DC में अपन चेंज करके आउटपुट के रूप में DC प्राप्त करते हैं। तो कम्यूटेटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है, आर्मेचर कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको DC में चेंज करता है। नेक्स्ट इसका भाग है ब्रश और ब्रश होल्डर। DC जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होगा, DC जनरेटर में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हो गया। अब उस विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाहरी सर्किट में प्रदान करने के लिए जिस युक्ति का अपन प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपन ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ब्रश बोलते हैं। और हमेशा ब्रश होता है उसको ब्रश होल्डर में ही लगाया जाता है। जो छोटी मशीनें होती है उसका जो ब्रश होता है वह कार्बन का बना होगा, और जो बड़ी मशीनें होती है उसमें जो ब्रश होता है वह कार्बन और तांबे के मिश्रण से बना प्रयुक्त करते हैं। कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग की पत्ती होती है। इस स्प्रिंग का जो दबाव होता है वह 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जब कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए तो उसे बदल देना चाहिए, या जब कार्बन ब्रश का 2/3 भाग शेष रह जाए तब कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन ब्रश का कितना प्रतिशत भाग घिस जाता है तब उसको बदलते हैं। तो कार्बन ब्रश का 1/3 भाग घिस जाता है तब उसको बदलते हैं, या कार्बन ब्रश का 2/3 भाग शेष रह जाए तब कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। अब कार्बन ब्रश का ही प्रयोग क्यों करते हैं अपन, कि कार्बन क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है और कम्यूटेटर से ये अच्छा संयोजन बनाए रखता है। क्या हो गया, पहला तो कि कार्बन का ऑक्सीकृत नहीं होता है, कार्बन क्या होता है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, और कम्यूटेटर से ये अच्छा कांटेक्ट और अच्छा संयोजन को बनाए रखता है। और कार्बन होता है यह आसानी से इसको मनचाही आकृति के अंदर अपन उसको ढाल सकते हैं। कार्बन एक नर्म पदार्थ होता है जो स्वयं तो घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है। तो अभी मैंने आपको 2 पार्ट बताया, एक बताया कम्यूटेटर और दूसरा कौन सा बताया, ब्रश और ब्रश होल्डर। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ उन पार्ट्स को आप अच्छी तरह से ध्यान से उनको पढ़ो और उनको समझो, ताकि एग्जाम के अंदर जो आप में से कोई क्वेश्चन आए तो आप कोई भी एक क्वेश्चन आए उसको आप उसमें से छोड़ो नहीं, क्वेश्चन को पूरा अटेंड करें। इस वीडियो को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट भाग है ब्रश लीड। ब्रश के साथ जोड़ा गया
फ्लेक्सिबल तार का जो टुकड़ा होता है वह ब्रश लीड कहलाता है, या इसे पिग टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, रॉकर प्लेट। यह क्या होती है? एक छल्ले के आकार की प्लेट होती है जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ बोल्ट से कसी जाती है। रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर होते हैं, वह पेच से कस दिए जाते हैं। यानी रॉकर प्लेट क्या होती है? ये एक छल्ले आकार की प्लेट होती है और जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ बोल्ट से कसी हुई होती है, और रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर होते हैं, वह पेच के द्वारा कस दिए जाते हैं। एंड कवर। जनरेटर की बॉडी के दोनों ओर 2 कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं। इनमें बियरिंग लगी होती है। इन्हें एंड प्लेट भी कहते हैं। यानी जो जनरेटर होगा उसकी बॉडी होती है, उसके दोनों साइड में 2 कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं और इन ढक्कन में क्या होती है? बियरिंग्स को लगी होती है, जिसे एंड प्लेट कहते हैं। कम्यूटेटर के तरफ वाले कवर को फ्रंट एंड कवर, इस बात को ध्यान रखना है कि जो कम्यूटेटर की तरफ भाग होगा उसे फ्रंट एंड कवर कहते हैं तथा दूसरे वाले जो कवर होगा उसे रियर एंड कवर कहते हैं। अब बियरिंग। बियरिंग क्या होती है? आर्मेचर शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कसा जाता है। यानी आर्मेचर शाफ्ट होती है, उसको बियरिंग के द्वारा ही एंड प्लेट पर कसा जाता है। जो छोटी मशीनें होती है उसमें जो बियरिंग होती है वह ब्रश बियरिंग प्रयोग होती है, और जो बड़ी मशीनें होती है उसमें बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है। और बियरिंग का कार्य क्या होता है? आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति से घुमाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब शाफ्ट और पुली। शाफ्ट और पुली क्या होती है? आर्मेचर और कम्यूटेटर के लिए शाफ्ट आधार का कार्य करती है। यानी उसके लिए एक बेस का काम कौन करता है? शाफ्ट करता है। किसके लिए? आर्मेचर और कम्यूटेटर होता है, उसके लिए जो शाफ्ट होती है वो एक आधार, एक बेस का काम करती है, जिसे बियरिंग्स के द्वारा शाफ्ट पर कस दिया जाता है। यह नर्म लोहे की यानी माइल्ड स्टील की बनी होती है। शाफ्ट किसकी बनी होती है? नर्म लोहा या माइल्ड स्टील की बनी होती है। शाफ्ट के एक सिरे पर पुली कस दी जाती है। क्या होती है? शाफ्ट होता है, उसके एक सिरे पर पुली को कस दी जाती है, जो मशीन को चलाने के लिए और उसे टरबाइन आदि से जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। पुली क्या होती है? इसके द्वारा किसी टरबाइन को और मशीन को चलाने के लिए पुली का प्रयोग किया जाता है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ में इसके साथ में एक बेल लगी हुई है, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ में कमेंट भी करें। लाइक करने में बहुत कंजूसी हो रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ में कमेंट भी करें, ताकि आपको जो भी इस वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल के द्वारा, जो भी अलग अलग ट्रेड्स के आपको जो वीडियोस इसमें अपलोड होंगे, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसको कमेंट ज़रूर करें। अगला भाग है कूलिंग फ़ैन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कूलिंग फ़ैन का मतलब क्या होता है कि उसको वाइंडिंग्स को ठंडक पहुंचाने के लिए कूलिंग फ़ैन का प्रयोग किया जाता है। मशीन को ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर के विपरीत सिरे पर कास्ट आयरन से बना पंखा जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आर्मेचर घूमता है यह भी घूमने लगता है और मशीन को ठंडा रखता है। नेक्स्ट इसका भाग है बेड प्लेट। क्या होती है बेड प्लेट? मशीन के आधार को, यानी जिस पर मशीन टिकी होती है, जो सपोर्ट होता है, उसे बेड प्लेट कहते हैं, जो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। आई बोल्ट। मशीन को उठाने के लिए उसकी बॉडी पर एक हुक लगाया जाता है, जो
आई बोल्ट कहलाता है। आई बोल्ट क्या हो गया कि किसी भी जनरेटर या कोई भी मशीन होती है उसको उठाने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर एक हुक लगाया जाता है जिसे अपन आई बोल्ट कहते हैं। इसके द्वारा छोटी जो मशीनें होती है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन ले जा करके उसको रख सकते हैं। लास्ट इसका भाग होता है जिसे टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। यह मशीन की बॉडी पर शीट जुड़ी होती है जिस पर नट बोल्ट के द्वारा इसके संयोजक सिरे होते हैं वह कसे होते हैं। टर्मिनल बॉक्स कहलाता है। यानी कोई भी जनरेटर या मशीन होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक बॉक्स टाइप बना होता है जिसे टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या होती है कि आर्मेचर की और उनकी वाइंडिंग्स के जो संयोजक सिरे या तार निकलते हैं उसको उस बॉक्स पे ला करके अपन जोड़ देते हैं। इसका कार्य क्या होता है, डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल को लोड तक पहुंचाना। तो आज मैंने आपको सारे डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझाया है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको समझें। सारे पार्ट्स के जो क्वेश्चन एग्जाम आते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ में बता रही हूँ। और ये जो पार्ट्स है उसमें से जो भी आपको कोई समस्या हो तो इसको आप पढ़ो और उस समस्या का समाधान आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि ITI से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी सोशल माध्यम से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी लिंक है जो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ ITI स्टडी चैनल में मैंने आप 2 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जो डीसी जनरेटर के क्वेश्चन मैंने आपको डाले हैं। तो उन शॉर्ट्स को भी आप देखो और उसको लाइक करो और उसमें कमेंट करके उनके आंसर को बताओ। वैसे मैंने उसके आंसर बताए हैं परंतु आप जब भी उसको शॉर्ट्स को देखोगे तो कमेंट के रूप में उसके आंसर को बताओ। अभी तो मैंने आंसर दिए हैं, बाद में जो वीडियो होगा कुछ क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको उनके आंसर आप ही के द्वारा पूछूंगी तो आप उनको आंसर के रूप में उसका जवाब देना। ये डायग्राम में मैंने आपको डीसी जनरेटर के भाग के बारे में बताया। तो इस डायग्राम को एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छी तरह से इसको याद करो और ये हो सकता है ये आपको डायग्राम भी एग्ज़ाम में MCQs के रूप में पूछ सकते हैं। ये देखो ऊपर ये जो बॉडी के ऊपर बना है हुक, इसे आई बोल्ट बोलेंगे। ये मशीन का जो सपोर्ट है ये बेड प्लेट हो गई। ये कम्यूटेटर है, ये मशीन का जो बाहरी भाग है ये बॉडी हो गया। ये इसकी शाफ्ट, इसमें पोल, ये जो डॉटेड लाइन बताई हुई है वो पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड कॉइल है, आर्मेचर कॉइल। तो ये डीसी जनरेटर के मुख्य भागों का एक डायग्राम आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होती है? किसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूत्र विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसमें विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला जो सूत्र काम में लेते हैं वह उसकी विद्युत वाहक बल का समीकरण कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वह यह होगा E बराबर फाई ZNP बटा 60 × A। ये फॉर्मूला आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीसी जनरेटर की EMF इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो होता है E बराबर फाई ZNP अपॉन 60 × A। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई E क्या है, फाई Z, N क्या है, P क्या है और A क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं। E क्या है? जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फाई क्या है? प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, मतलब प्रत्येक पोल के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसे फाई से प्रदर्शित करेंगे। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। जेड क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या। एन आर्मेचर की घूर्णन गति जो किसमें होती है? या तो RPM में होगी या RPS में होगी। P क्या है? पोल्स की संख्या। और A क्या है?
आर्मेचर वाइंडिंग्स में समानांतर पथों की संख्या। तो फॉर्मूला तो आपको पता हो गया, परंतु फॉर्मूले में क्या क्या अपन चीज़ों को काम में ले रहे हैं उनके मतलब भी अपने को पता होना चाहिए। तो वापस एक बार आपको बता रही हूँ, ई क्या हो गया, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल, फाई प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या, एन आर्मेचर की घूर्णन गति, पी पोल्स की संख्या और ए क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स में समानांतर पथों की संख्या। अब आरपीएम की फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट, और यदि आरपीएस होगा तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इसकी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरपीएम की फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है कि यदि आर्मेचर के ऊपर लैप वाउंड या लैप वाइंडिंग कर रखी होती है तो इस जनरेटर की इक्वेशन में ए का मान होगा वह पी के बराबर होगा, यानी समानांतर पथों की संख्या होगी वह पोल्स की संख्या के बराबर होगी। और यदि वेव वाउंड आर्मेचर होगा, यानी आर्मेचर के ऊपर वेव वाइंडिंग्स की होगी, तो उसमें ए का मान होगा वह 2 होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले वीडियो में लैप और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस बताया था, उसमें भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया है और अभी फिर आपको ये पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि इस ईएमएफ इक्वेशन के जो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी उसमें इस बात को बहुत ध्यान रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग किस प्रकार की कर रखी है, लैप वाइंडिंग का दिया हुआ है आर्मेचर या वेव वाइंडिंग वाला आर्मेचर अपने को दे रखा है। यदि लैप वाइंड होगा तो आर्मेचर के अंदर क्या हो जाएगा, ए का मान होगा वह पी के बराबर हो जाएगा, और यदि वेव वाउंड होगा तो उसमें ए का मान होगा वो हमेशा 2 रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।